वो वाला सेंटेंस चलेगा कि चलेगा? तो जिसमें से वर्ब के बारे में। जय श्री राम एंड आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो भाई मैं पढ़ा रहा था वर्ब, तो जिसमें से वर्ब के बारे में मैं पहले पार्ट में बता चुका हूं कि वर्ब क्या होती है। तो भाई वर्ब होती है जो किसी काम के होने या करने का क्या करती है, होने या करने के बारे में बताती है, वो क्या होती है वर्ब। और ये भी बताया था कि जो वर्ब होती है वो हमारे लिए क्या किस सेंटेंस में किसका काम करती है। जैसे एक बैटरी फोन को चलाने के लिए करती है, एक इंजन किसी गाड़ी को चलाने के लिए करता है, वही काम वर्ब एक सेंटेंस में करती है कि जब तक वर्ब सेंटेंस में नहीं होगी तो भाई वो वाला सेंटेंस चलेगा कि चलेगा। ठीक है, ऐसा कुछ होता है ना, क्योंकि हमको पता है कि जो वर्ब होती है ना वो या तो किसी एक्शन को दिखाती है या फिर किसी काम के होने को दिखाती है। ठीक है, तो ये होती है हमारी वर्ब। तो आज जान लेते हैं कि वर्ब होती क्या, मतलब उसके टाइप्स जानते हैं भाई। आज हम उसके टाइप्स को बताते हैं कि देखो भाई वर्ब जो होती है ना वो कितने कितने काम करती है, दो काम, या तो किसी काम के होने को दिखाती है या फिर किसी काम को करने को दिखाती है। होना मतलब एक्शन, जब कोई एक्शन होता है, खाने का, पीने का, रहने का, सोने का, उठने का, जाने का, आने का, जो भी एक्शन होता है वो सारी कौन सी वर्ब होती है, उनको हम लोग मेन वर्ब बोलते हैं। लेकिन वे वर्ब जो किसी काम के होने को दिखाती हैं, जैसे ये डू मीन्स क्या होता है, एक हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है, तो भाई ठीक ये क्या होती है मेन वर्ब। तो अब दूसरी देखते हैं कौन सी, हेल्पिंग वर्ब। तो भाई हेल्पिंग वर्ब वह वर्ब होती है जो किसी काम के होने को दिखाती है। जैसे लिखा है इज, एम, आर, वॉज, वर, ये लिखा। जैसे हमने बोल दिया आई एम इन दिल्ली, मैं दिल्ली में हूं, आई एम इन दिल्ली, मैं दिल्ली में हूं, तो मेरे होने का, जब किसी काम के होने को दिखाते हैं तो उसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, और जब किसी काम के करने को दिखाते हैं तो उसको बोलते हैं मेन वर्ब। तो भाई वर्ब दो प्रकार की होती है, एक मेन वर्ब और दूसरी हेल्पिंग वर्ब। अब जैसे देखो वर्ब दो प्रकार की क्यों होती है ये देखते हैं। जैसे हमें पता है कि जैसे एक वो देखा होगा आपने, एरोप्लेन देखा होगा, ठीक है। अब एरोप्लेन में क्या होता है, एक बहुत सारे इंजन देखे होंगे, बहुत सारे इंजन लगे होते हैं, हमने पढ़ा भी होगा, बहुत सारे इंजन लगे होते हैं। एक उसमें से मेन इंजन होता है, ठीक है, और कई सारे छोटे छोटे इंजन जोड़ देते हैं। कुछ पंखुड़ी टाइप के होते हैं जो पंख लगे होते हैं, जो साइड में जो पहिए जैसे चलते रहते हैं, उनमें भी एक इंजन जुड़ा होता है। तो जब एक बड़े इंजन को चलाने के लिए, एक बड़े इंजन को चलाने के लिए जब क्या करते हैं, छोटे छोटे इंजन की जरूरत पड़ सकती है, तो एक सेंटेंस को चलाने के लिए उसमें एक मेन वर्ब के साथ साथ कौन सी वर्ब की जरूरत पड़ सकती है, हमें हेल्पिंग वर्ब की भी जरूरत पड़ सकती है। इसलिए हम लोग के कितने वर्ब होती है, दो वर्ब होती है, एक मेन वर्ब और दूसरी हेल्पिंग वर्ब होती है। चलिए अब आगे देखते हैं। हाँ तो भाई आइए आगे देखते हैं। देखिए अभी तो हमने ये बता दिया कि जो मेन वर्ब होती है वो एक्शन का काम करती है, और जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो किसका काम करती है, सहायता करने की, मतलब किसी काम के होने को दिखाती है। ठीक है, अब आइए इनके बारे में और जानते हैं। मुख्य, मेन वर्ब को इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं, मेन वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं, मुख्य क्रिया। तो जो क्रिया वाक्य में अकेले या फिर सहायक क्रिया के साथ आए वो होती है हमारी मेन वर्ब। क्या होती है, मेन वर्ब। ठीक है, जो क्रिया वाक्य में अकेले या सहायक क्रिया के साथ आती है उसे हम क्या बोलते हैं, मेन वर्ब कहते हैं। अकेले भी, तो ये वर्ब ऐसी होती है जो अकेले भी आ जाती है और सहायक क्रिया के साथ भी आती है। तो भाई जब सहायक क्रिया के साथ आती है तो उसमें जो एक्शन होता है उसको बोलते हैं मेन वर्ब, और जो दूसरी होती है उसको क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया। ठीक है, तो भाई देखते हैं। जैसे क्या लिखा है, आई एम अ बॉय, पहला सेंटेंस लिखा आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं। अच्छा देखो इसमें सिर्फ एक ही वर्ब है, तो जब किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब हो तो वही हमारी क्या कहलाती है, मेन वर्ब कहलाती है। ठीक, आगे देखते हैं। आई एम रीडिंग, अब इसमें कितनी वर्ब है, पहचानो कितनी वर्ब है। ये फर्स्ट वर्ब हो गई, ठीक, ये सेकंड वर्ब हो गई, मतलब कितनी वर्ब है, दो वर्ब है भाई। तो अब देखो मेन वर्ब क्या दिखाती है, किसी एक्शन को दिखाती है। तो एक्शन को दिखा रही आई एम रीडिंग, क्या एक्शन क्या हो रहा है, पढ़ने का एक्शन हो रहा है। भाई देखो ये तो किसी वस्तु को बता रहा है कि मैं, इसकी जो पढ़ने की सहायता कौन कर रहा है, एम कर रहा है कि मैं पढ़ता हूं। ठीक है, अगर यहाँ कुछ और लगा होता, अगर मान लो आई वॉज लिखा होता तो मैं पढ़ता था। ठीक है, ये तो समय को बता रही, समय को, अवस्था को बता रही कि मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ रहा हूं, अवस्था मेरी क्या है, पढ़ने की। तो लेकिन एक मेन काम कौन सा हो रहा है, ये वाला काम हो रहा है, मतलब एक्शन हो रहा है ये वाला, तो ये कौन सी वर्ब हो गई,
मेन वर्ब हो गई। इसमें आई लव हर, मैं उसे प्यार करता हूं, ठीक है, आई लव हर। देखो इसमें कितनी वर्ब है, एक ही वर्ब है, वो भी कौन सी, सीधे ये वाली हो रही, एक्शन वाला हो रहा है। तो जब एक्शन वाली वर्ब है तो ये क्या हो गई हमारी, मेन वर्ब हो गई, ठीक है। तो ये होता है हमारा मेन वर्ब या फिर मुख्य क्रिया। वे क्रियाएं जो किसी सेंटेंस में अकेले भी आती हैं, तो जब अकेले भी होती हैं तो सिर्फ कौन सी वर्ब होती है, वो मेन वर्ब ही होती है, ठीक है। लेकिन जब सहायक क्रिया और मेन वर्ब दोनों साथ में आ जाए तो हम देखते हैं कि एक्शन क्या हो रहा है। तो हमारा इसमें एक्शन हो रहा है रीडिंग का, पढ़ने का, ठीक है। तो जब पढ़ने का हो रहा है, तो जब जो चीज एक्शन हो रही है बस वही हमारी मेन वर्ब हो गई। इसमें एक ही वर्ब है लव, वो क्या हो गई, मेन वर्ब, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। नंबर सेकंड नंबर क्या लिखा है, हेल्पिंग वर्ब। भैया हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जो क्रिया टेंस, वॉइस, मूड इत्यादि के निर्माण में प्रधान क्रिया की क्या करती है, हेल्प करती है। और उसका नाम ही रखा कि हेल्पिंग वर्ब, मतलब सहायक क्रिया। तो भाई वही वर्ब, हेल्पिंग वर्ब तो वही वर्ब होगी ना जो किसी वर्ब की क्या करेगी, सहायता करेगी। तो क्या बोला, देखो जो प्रधान क्रिया मतलब क्या होती है जानते हो, ये वाली वर्ब प्रधान क्रिया, इसको प्रधान क्रिया भी बोलते हैं, ठीक है, इसको प्रधान क्रिया भी बोलते हैं। तो यही होगी प्रधान क्रिया। तो जो क्रिया टेंस, वॉइस, मूड इत्यादि के निर्माण में, मतलब इनको इन टेंसों, टेंस, वॉइस या फिर मूड को बनाने में प्रधान क्रिया की सहायता करती, मतलब मेन वर्ब की सहायता करती है, वह हेल्पिंग वर्ब कहलाती है, ठीक है। चलो देखो, जैसे आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग। अच्छा भाई देखो इसमें कितनी वर्ब है, इसमें भाई देखो दो वर्ब है, एक ये वर्ब हो गई और एक ये वर्ब हो गई। अब हमको पता लगाना है कि इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब है और कौन सी मेन वर्ब है। तो भाई देखो एक्शन क्या हो रहा है, रीडिंग का, अभी बताया यहाँ पे, ये देखो रीडिंग, रीडिंग मेन वर्ब हो गई, क्यों, क्योंकि ये एक्शन हो रहा है। तो जब एक्शन हो रहा है तो क्या हो गई, मेन वर्ब। तो भाई जब ये मेन वर्ब हो गई तो ये क्या बची, हेल्पिंग वर्ब, है ना, बात सही है ना, समझ में आ गया कि भाई ये इसकी हेल्प कर रही है, समय को बता रही, ये जो वर्ब है ना अवस्था को बता रही इसकी कि मैं पढ़ रहा हूं, मेरी अवस्था क्या है, पढ़ने की। तो जब ये अवस्था को बता रहे तो ये क्या हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, क्या हो गई, ये इसकी हेल्प कर रही, इसकी, कि मैं पढ़ रहा हूं। यहाँ वॉज लिखा तो मैं पढ़ रहा था, तो अभी की अवस्था क्या है, मैं प्रेजेंट में हूं, समय को बता रही, तो ये इसकी हेल्प कर रही कि मैं पढ़ रहा हूं। फिर आई वॉज, ही वॉज गोइंग, वह जा रहा था। तो देखो इसकी ये क्या हो गई हमारी एक्शन, तो ये हो गई क्या मेन वर्ब, और ये क्या बची हेल्पिंग वर्ब, क्यों, ये क्योंकि इसकी हेल्प, मदद कर रही है। आ गया, ठीक है। तो ये होता है मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में होता है। चलिए अब और आगे देखते हैं थोड़ा। हाँ तो भाई देखिए हम लोगों ने एक एक्सिलरी वर्ब बताई थी ना वहां पे, पहले जब टाइप बता रहे थे। तो देखो एक्सिलरी वर्ब जो होती है ना, तो किसे कहते हैं एक्सिलरी वर्ब, तो देखो क्या लिखा है, हेल्पिंग वर्ब को ही हम लोग एक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, जो सहायक क्रिया की हेल्प करती हैं, वे वर्ब जो सहायक क्रिया की क्या करती हैं, सहायता करती हैं, वो क्या कहलाती हैं, हमारी एक्सिलरी वर्ब कहलाती हैं। आया समझ में कि वे वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब, जो सहायक क्रिया की हेल्प करती हैं, उन्हें हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, और उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। जैसे देखो कौन कौन सी ऐसी वर्ब होती हैं जो सहायक क्रिया की हेल्प करती हैं, तो भाई इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट, शुड, वुड, नीड, डेयर, यूज्ड टू आदि सभी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सिलरी वर्ब बोलेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक्सिलरी वर्ब को ही, सॉरी हेल्पिंग वर्ब को ही हम लोग एक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। इसलिए जो हेल्पिंग वर्ब होंगी वही हमारी कौन सी हो गई, एक्सिलरी वर्ब होंगी। चलो देखो एक्सिलरी वर्ब में से कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जो सब्जेक्ट का, सॉरी जो मेन वर्ब का भी काम करती हैं और हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती हैं। तो देखो क्या लिखा है, एक्सिलरी वर्ब में से एम, इज, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, नीड और डेयर ऐसी वर्ब्स हैं जो कभी कभी मेन वर्ब की तरह प्रयुक्त होती हैं, है तो कभी हेल्पिंग वर्ब की तरह प्रयोग होती है। जैसे देखो इसमें क्या लिखा है, ही इज रेडी,
वह रेडी है। अच्छा अब देखो इसमें कितनी वर्ब है, एक ही वर्ब है। तो देखो ये किसकी तरह काम कर रही है, किसकी तरह काम कर रही है बताओ, ही इज रेडी, वह रेडी है या वह तैयार है, किसी काम को होने को बता रही है। देखो किसी काम के होने को बता रही तो लेकिन देखो किसी काम के होने को बता रही तो है तो ये हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहां किसका काम कर रही, यहां भाई मेन वर्ब का काम कर रही, किसका, क्यों, इसके थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि जिस सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब हो वो क्या कहलाती है, मेन वर्ब कहलाती है। ठीक है, तो इसमें एक तो पहली बात तो क्या है, एक ही वर्ब है इसलिए ये मेन वर्ब हो गई। ठीक है, लेकिन इस काम को बता रही कि ये काम अभी हो रहा है, समय को बता रही, तो ये क्या हो गई, मेन वर्ब। ठीक है, आगे देखते हैं, ही इज गोइंग। अब देखो इसमें दो वर्ब है, एक ये वर्ब है और एक ये वर्ब है। तो देखो कि ये क्या कर रही, इसकी हेल्प कर रही ना, क्यों, क्योंकि ये एक एक्शन बता रही, गोइंग, जाने का एक्शन हो रहा है, तो जहां पे एक्शन होता है वो तो मेन वर्ब होती है भाई। तो भाई ये एक्शन हो रहा है तो ये क्या हो गई, मेन वर्ब। ठीक है, आया समझ में, और ये हमारी क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब। आई होप समझ में आया होगा, क्यों, क्योंकि ये मेन वर्ब की यहां पे हेल्प कर रही है, बता समय को बता रही, तो ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब। फिर दूसरी, डिड ही कम, डिड ही, अब इसमें भी दो वर्ब है, एक ये डिड है और एक ये कम है। तो भाई डिड, क्या वह जाता था, सॉरी क्या वह आता था, यही तो इसकी हिंदी है। तो एक ये वर्ब हो गई, एक ये वर्ब हो गई, भाई ये एक्शन हो रहा है तो ये मेन वर्ब हो गई। ठीक, और ये बची तो भाई एक सेंटेंस में दो मेन वर्ब तो होंगे नहीं, तो ये क्या हो गई, एक हेल्पिंग वर्ब हो गई। ठीक, समझ में आया, इसको ही डिड दिस, वह यह करेगा, सॉरी वह यह करता था। ठीक, ही डिड, सेकंड फॉर्म लिखिए डू की। ठीक है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही वर्ब है भाई, एक ही वर्ब है, तो ये कौन सी वर्ब कहलाएगी, मेन वर्ब। क्यों, क्योंकि ये इसको बता रही, किसी काम के होने को बता रही, तो जब किसी काम के होने को बताया जाता है तो क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, और जब कोई एक्शन होता है वो मेन वर्ब। तो भाई देखो इसमें एक्शन हुआ तो ये मेन वर्ब होगी, बाकी बची हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, क्योंकि एक्शन को बता रही कि क्या एक्शन हो रहा है, तो ये होने को बता रही। इसमें क्या है, इसमें देखो ये मेन वर्ब हो गई, और इसका इसके होने को कौन बता रहा है, डिड बता रहा है, तो जब इसके होने को डिड बता रहा है तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। इसमें ये किसी काम के होने को बता रही तो ये एक क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब, सॉरी ये क्या हो गई, मेन वर्ब, है ना, समझ में आ गया, ये मेन वर्ब हो गई, काम बता रही होने का, लेकिन सेंटेंस में एक ही वर्ब है इसलिए ये मेन वर्ब, ये भी मेन वर्ब, ये इसमें ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, तो कभी कभी एक्सिलरी वर्ब जो होती है ना, ये सारी वर्ब कभी कभी मेन वर्ब का काम करती हैं और कभी कभी हेल्पिंग वर्ब का, जैसे इसमें मेन वर्ब का कर रही है और इसमें हेल्पिंग वर्ब का कर रही है। आ गया समझ में, चलो हाँ तो भाई आइए देखते हैं आगे क्या लिखा है। नोट, यदि किसी वाक्य में एक ही क्रिया हो वह क्रिया कौन सी वर्ब कहलाती है, मेन वर्ब। अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था कि अगर किसी वाक्य में या किसी सेंटेंस में सिर्फ एक ही क्रिया है तो वो हमारे लिए कौन सी क्रिया होती है, मेन वर्ब होती है। जैसे देखो क्या लिखा है, आई हैव अ डॉग। अब इसमें देखो क्रिया कौन सी है, ये है ना वर्ब, वर्ब कौन सी, ये है। अब हमें ये पता लगाना है कि ये मेन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है। तो पहले बात तो देखो क्या बोल रहा है वो, आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है, ये किसी काम के होने को बता रहा है। और जब कोई वर्ब किसी काम के होने को बताती है तो वो कौन सी वर्ब कहलाती है, हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। ठीक है, लेकिन इसमें कितनी वर्ब है, सिर्फ एक ही वर्ब है। तो भाई जिसमें सिर्फ एक ही वर्ब होती है वो कौन सी वर्ब कहलाती है, मेन वर्ब, सॉरी हाँ, जिस सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब होती है वो हमारे लिए कौन सी वर्ब कहलाती है भाई, मेन वर्ब कहलाती है। तो इसमें कितनी वर्ब है, सिर्फ एक वर्ब है, तो ये कौन सी हो गई, मेन वर्ब हो गई। ठीक है, आगे देखो, ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, देखो इसमें कितनी वर्ब है, एक ही वर्ब है ना, एक ही वर्ब है। तो जब किसी सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब हो वो हमेशा कौन सी वर्ब कहलाती है, मेन वर्ब। तो भाई ये भी कौन सी वर्ब है, मेन वर्ब। और दूसरी चीज ये किसी काम के होने को भी बता रही है। तो जब कोई वर्ब किसी काम के होने को बताती है तो वो कौन सी वर्ब कहलाती है, मेन वर्ब कहलाती है। चलो नोट नंबर 2,
क्या लिखा है, यदि किसी वाक्य में दो या दो से अधिक वर्ब एक साथ हो तो सबसे अंत में आने वाली वर्ब क्या कहलाती है, मेन वर्ब कहलाती है। बाकी सारी क्या होती है, अन्य वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगी। ठीक है, जैसे आई हैव बीन रीडिंग। अच्छा, अब इसमें हमको तीन वर्ब दिख रहे हैं, एक ये रही, एक ये रही और एक तीसरी ये रही। तो भाई तीन वर्ब है, हमने क्या कहा, जो अंत वाली होगी, मतलब अंत में कौन सी है, ये वाली, तो जो अंत में होगी वो हमारे लिए क्या कहलाएगी, मेन वर्ब। बाकी सारी उस मेन वर्ब की क्या करेंगी, हेल्प करेंगी। तो आई हैव बीन रीडिंग, तो इसमें हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब, बीन क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और ये जो अंत में आ गई मतलब सबसे लास्ट में, वो क्या कहलाएगी, मेन वर्ब। तो किसी भी सेंटेंस में दो या दो से अधिक वर्ब्स आ जाए, किसी भी सेंटेंस में दो या दो से अधिक वर्ब आ जाए, दो हो, तीन हो, चार हो, लेकिन जो सबसे लास्ट में, सेंटेंस के सबसे लास्ट में लिखी होगी वो क्या कहलाएगी, मेन वर्ब। बाकी सारी उस मेन वर्ब की सहायता करेंगी उस सेंटेंस को बनाने में। तो आई हैव बीन रीडिंग। ठीक, अगला आई हैव बीन अ टीचर। ठीक, देखो इसमें भी कितनी वर्ब्स हैं, शायद दो, तो एक ये वर्ब रही और एक ये वर्ब रही, तो दो वर्ब है। तो जब देखो दो वर्ब होती, अंत में कौन सी आई, लास्ट वाली कौन सी है, ये वाली है ना लास्ट की, तो ये जो लास्ट में है वो हमारे लिए क्या कहलाएगी, मेन वर्ब। उसके पहले हैव लिखा है वो क्या कहलाएगी, हेल्पिंग वर्ब। आ गया समझ में, चलो अभी आगे देखते हैं। हाँ तो भाई और देखें, और देख लेते हैं एग्जांपल थोड़े। क्या लिखा है, आई एम अ बॉय। अच्छा, पहली बात तो देखो इसमें वर्ब कितनी, इसमें एक ही वर्ब है, तो जब किसी सेंटेंस में भाई एक ही वर्ब होती है तो वो वर्ब कौन सी कहलाती है, मेन वर्ब। ठीक, अब इसमें देखते हैं, इसमें कितनी वर्ब है, दो वर्ब है। हमने क्या कहा था, जब किसी सेंटेंस में दो या दो से अधिक वर्ब हो तो जो अंत में लिखी होती है या जो आखिरी में या जो लास्ट में वर्ब लिखी होती है वही हमारी मेन वर्ब होती है। तो भाई ये देखो लास्ट में लिखी है, कौन सी हो गई, मेन वर्ब। ठीक, और ये क्या हो गई हमारी, हेल्पिंग वर्ब। ठीक, ओके, आगे डिड ही गो। अब इसमें भी दो वर्ब है, एक ये वर्ब है एक ये वर्ब है, तो ये अंत में लिखी है, ये क्या हो गई, मेन वर्ब। और ये क्या है, जब ये मेन वर्ब हो गई तो ये इसकी हेल्प कर रही, क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब। ठीक, इसमें क्या हो गई, ये हो गई हमारी कौन सी वर्ब, मेन वर्ब। क्यों, क्योंकि इस सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब है। आगे देखो, देखो एक ये वर्ब, एक ये वर्ब, एक ये वर्ब और एक ये वर्ब, भाई चार वर्ब है इसमें। तो जब कोई किसी सेंटेंस में दो या दो से अधिक वर्ब हो जाए तो सिर्फ अंत वाली, लास्ट वाली क्या कहलाती है, मेन वर्ब। बाकी सारी को हम क्या बोलते हैं, इन तीनों को क्या बोलेंगे बताओ। अच्छा, अब तो तेज हो गए भाई तुम लोग, क्या बोलेंगे इसको, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो भाई इसको देखो रटने की जरूरत नहीं है इसमें जितना ज्यादा समझने की कोशिश करोगे उतनी ज्यादा तुमको ये और अच्छे से आती चली जाएगी। ठीक है, तो भाई अभी इतना सा पढ़ लिया हमने कि वर्ब क्या होती है, वर्ब के टाइप्स क्या होते हैं, है ना। तो भाई वर्ब होती है जब किसी काम के होने या करने को दिखाया जाता है वो वर्ब कहते हैं। वर्ब दो प्रकार की होती है, एक मेन वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब वह होती है जो सेंटेंस में अकेले भी आती है और हेल्पिंग वर्ब के साथ भी आती है। ठीक है, वो मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वह वर्ब जो सेंटेंस में आकर सहायक उसकी मेन वर्ब की क्या करती है, हेल्प करती है, वो होती है हमारी मेन हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो चलो ये जान लिया। अब देख लेते हैं क्या, अब देख लेते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, कि भाई किसी सेंटेंस में वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो भाई देखो, आओ देखते हैं क्या लिखा है। ठीक है, तो चलो भाई आओ देख लेते हैं क्या लिखा है। कर्ता के अतिरिक्त वर्ब का फल जिस शब्द या शब्द समूह पर पड़ता है, सब्जेक्ट को छोड़कर वर्ब का जो फल होता है ना, मतलब परिणाम जो भी होता है शब्द या शब्द समूह पर पड़ता है, जिस शब्द या शब्द समूह पर पड़ता है वो हम उसे क्या कहते हैं, क्रिया का ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिया का ऑब्जेक्ट बोलते हैं। कर्ता को छोड़कर
वर्ब का फल जिस शब्द या शब्द समूह पर पड़ता है वो हमारे लिए क्या कहलाता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट कहलाता है, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहलाता है। ऑब्जेक्ट प्रायः क्रिया के तुरंत बाद आता है, ये बात बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना कि जो ऑब्जेक्ट होगा, जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा वो वर्ब के तुरंत बाद आएगा, ठीक है। और यह कोई नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज होता है। यह क्या कहलाता है, जिसके बाद आएगा वह या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन आएगा। देखो वर्ब के बाद जो भी शब्द आएगा वो क्या होगा, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा या तो नाउन फ्रेज होगा या फिर नाउन क्लॉज होगा, ठीक है। वर्ब के साथ व्हाट या वूम लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वही उस वर्ब का क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट होता है। मतलब कि देखो जो कोई सेंटेंस दिया है उसमें कोई ना कोई वर्ब भी दी होगी, है ना, क्योंकि भाई हमको पता है कि जैसे फोन को चलाने के लिए बैटरी की जरूरत पड़ती है, उसी वैसे ही किसी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, वर्ब, क्योंकि ऐसा कोई सेंटेंस ही नहीं होगा भाई जिसमें वर्ब ना लगी हो, ठीक। तो देखो, तो उस वर्ब के साथ हम लोग क्या क्वेश्चन करें, व्हाट लगाकर या फिर वूम लगाकर, इन दो शब्दों का उस वर्ब के साथ करें हम क्वेश्चन, ठीक है। उस क्वेश्चन करने पर जो भी आंसर मिलता है वही उस वर्ब का क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। अगर कोई उत्तर नहीं मिले तो समझे अभीष्ट वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर उस सेंटेंस में व्हाट और वूम से वर्ब में क्वेश्चन करने पर हमको उस वर्ब का आंसर, उस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है तो समझ लीजिए कि उस सेंटेंस में वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया। चलो अब इसको समझते हैं हम लोग अपने एग्जाम्पल के हिसाब से। क्या लिखा, राम ईट्स राइस। अच्छा वर्ब क्या है, वो ईट्स, तो अगर हम ईट के साथ क्वेश्चन करें व्हाट ईट्स, व्हाट ईट्स, तो भाई क्या खाता है, राइस खाता है। तो ये क्या आंसर क्या मिला हमको, राइस। देखो व्हाट ईट्स क्या खाता है, व्हाट का मतलब क्या होता है ना, तो क्या खाता है, राइस खाता है। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, राइस इज ऑब्जेक्ट। राइस इज क्या, राइस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। आई बात समझ में। चलो आगे देखो, आई लाइक दिस ब्यूटीफुल फ्लावर्स, आई लाइक दीज ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ठीक है। अब बताओ इसमें वर्ब क्या है, यह वर्ब है ना। अब इसमें हम क्वेश्चन करते हैं, क्या क्या पसंद है। देखो आई लाइक दिस ब्यूटीफुल फ्लावर, मुझे ये सुंदर फूल पसंद है। तो भाई मुझे क्या पसंद है, व्हाट लाइक, व्हाट लाइक, क्या पसंद है, दीज ब्यूटीफुल फ्लावर्स। ये हमारे लिए क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। देखो व्हाट करने पर आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसमें भी आंसर मिल गया, व्हाट ईट्स राइस, ऑब्जेक्ट बन गया। इसमें व्हाट लाइक दीज ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ठीक है, इसमें भी व्हाट करने पर आंसर मिल गया। अब आगे देखते हैं, माई फादर लव्ड मी वेरी मच, मेरे पिताजी मुझे बहुत प्यार करते हैं, ठीक। अगर इसमें क्वेश्चन करें व्हाट लव्ड, क्या प्यार करते हैं, पता नहीं प्यार करते हैं। अगर इसमें अब हम दोनों व्हाट से व्हाट पे क्वेश्चन किया, आंसर ही नहीं मिला। व्हाट से इसमें इस वर्ब में हमने क्वेश्चन किया व्हाट लव्ड, भाई आंसर मिला नहीं मिला। अब वूम करके देख लेते हैं, वूम लव्ड, क्या करके देख लेते हैं, वूम लव्ड। वूम मतलब होता है किससे, तो वूम लव्ड किससे प्यार करते हैं, भाई मुझसे प्यार करते हैं। तो ये देखो कहां आ गया, क्या है इसका ऑब्जेक्ट, मी। आई बात समझ में। चलो अगला देखते हैं, ही इज प्लेइंग इन द फील्ड। करो इससे क्वेश्चन करो, व्हाट, सबसे पहले व्हाट प्लेइंग, हमने यहां क्वेश्चन किया व्हाट प्लेइंग, तो क्या प्ले कर रहा है, पता नहीं चल रहा क्या प्ले कर, इन द फील्ड, वो तो ग्राउंड में खेल रहा है ना, ये थोड़ी बोला जा रहा है क्या खेल रहा है। अगर यहां पे ऐसे लिखा होता ही इज प्लेइंग द क्रिकेट इन द फील्ड, तो भाई क्या खेल रहा था, क्रिकेट खेल रहा है, क्या खेल रहा है, क्रिकेट। लेकिन यहां तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है, इसमें यह बोल दिया गया वह खेल रहा है, लेकिन कहां पर, इन फील्ड, मैदान में खेल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ लिखा है कि क्या खेल रहा है, नहीं खेल रहा है। तो देखो ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें
चाहे व्हाट से क्वेश्चन कर लें, चाहे whom से क्वेश्चन कर लें, कोई आंसर मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो भाई इसमें ऑब्जेक्ट है? नो ऑब्जेक्ट। आ गया समझ में? एक चीज और देख लेते हैं, हमने क्या तुमसे कहा था? ऑब्जेक्ट प्राय क्रिया मतलब वर्ब के भाई तुरंत बाद आएगा। जो ऑब्जेक्ट होगा वर्ब के तुरंत बाद आएगा। देख लेते हैं भाई, देखो ये ईट्स वर्ब हो गई, तुरंत बाद हमारा क्या आया? ऑब्जेक्ट। यही तो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्रिया हो गई, क्रिया के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट मिल गया। दिस ब्यूटीफुल फ्लावर, भाई ये तो एडजेक्टिव है ना, ये क्या है? एडजेक्टिव। ये इसकी विशेषता बता रहा है कि बहुत सुंदर फूल है, तो है तो पूरा ऑब्जेक्ट ही ना, उसके बाद कोई दूसरा नाउन प्रोनाउन तो नहीं आया। चलो आगे, माई फादर लव्ड मी, देखो ये वर्ब हो गई, वर्ब के तुरंत बाद हमें क्या मिला? ऑब्जेक्ट। ही इज प्लेइंग, इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं तो मिला ही नहीं। आगे बात समझ में? तो ये बात आई समझ में कि ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब क्या होता है? ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब वह होता है जो सब्जेक्ट को छोड़कर क्रिया का फल, इस क्रिया का फल जिस शब्द या शब्द समूह पर पड़ता है उसे क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब बोलते हैं। जैसे राम, ये सब्जेक्ट हो गया, देखो राम खाता तो है, इस पे तो इफेक्ट पड़ रहा है, मतलब इसका फल इस पे आ रहा है कि राम खाता है, लेकिन एक चीज पे और पड़ रहा है कि वो राइस खाता है, मतलब चावल खाता है, तो ये क्या होगा? इस पे भी पड़ रहा है। तो सब्जेक्ट को छोड़कर क्रिया का फल या क्रिया का, सब्जेक्ट को छोड़कर क्रिया का फल जिस शब्द या शब्द समूह पर पड़ता है वही उसका क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। रटने की कोशिश मत करना, जितना कोशिश करना उतनी समझने की कोशिश करना। हाँ तो भाई देखो अब क्या लिखा है कि एक ही वर्ब के दो भिन्न भिन्न ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। जैसे अभी बताया कि वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है? कि जो सब्जेक्ट को छोड़कर क्रिया का फल जिस शब्द या शब्द समूह पर पड़ता है उसी को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, वर्ब का। ठीक है, लेकिन अभी क्या बोल दिया गया कि एक ही वर्ब के दो विभिन्न ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। ये क्या बात कर दी? चलो भाई देखते हैं क्या बात कर दी। इनको समझ में तो आया है नहीं, क्योंकि देखो क्या लिखा है, ही गेव मी मनी, ही गेव मी मनी, ही गेव मी मनी। अब हमको दो वर्ड याद है भाई, देखो एक को हम लोग बोलते हैं व्हाट और दूसरे को बोलते हैं वो। हमको ये भैया मेरे दिमाग में देखो बिल्कुल एकदम बैठ गए कि हमें कुछ भी अगर कोई भी सेंटेंस मिल जाए, अगर हमको उसमें ऑब्जेक्ट ढूंढना है तो कौन से क्वेश्चन करने? दो क्वेश्चन करने, एक व्हाट या whom। तो ये बात हमने तुमको बता भी रखी है, नाउन या प्रोनाउन तुमको पढ़ा भी रखा है इसको। और अगर अच्छे से तुम्हें इसको पढ़ना है तो जाके नाउन और प्रोनाउन का वीडियो पढ़ सकते हैं, लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नाउन और प्रोनाउन वीडियो की। ठीक है, चलो क्या लिखा है? व्हाट, क्वेश्चन करो व्हाट। ही गेव मी मनी, तो भाई गेव वर्ब है, वर्ब के साथ पहले हम क्वेश्चन करते हैं क्या? व्हाट गेव, क्या? व्हाट गेव, भाई क्या दिया गया बताओ? मनी। क्या दिया गया? मनी। तो भाई मनी हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि हमने वर्ब के साथ जब व्हाट का क्वेश्चन किया तो हमको आंसर मिला मनी। व्हाट गेव, क्या दिया? मनी दी, तो मनी दी, मनी ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन हमें दिमाग में आया कि एक बार अच्छा चलो घूम करके देख लेते, व्हाट करने पे तो मिल गया, ये मी कहाँ चला गया? क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले यही एक सेंटेंस पढ़ा था, माई फादर लव मी, मी वहां पे ऑब्जेक्ट बन रहा था। ऐसे एक सेंटेंस में हम लोग मी पहले से ऑब्जेक्ट पढ़ चुके हैं, अभी यहाँ फिर ऑब्जेक्ट यहाँ फिर मी मिल गया, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट मनी निकला है। मी फिर क्या है ये सोचते ना तो फिर थोड़ा सोच लेते ना कि पीछे वाला में यहाँ मी बना था, शायद यहाँ पे भी बन जाए। देखते हैं, व्हाट करने पे तो नहीं बना, अब भाई वूम करके देख लेते हैं। ही गेव मी मनी, वूम गेव, वूम गेव किसे दिया? भाई मुझे, तो मी भी क्या हो गया हमारे लिए? ऑब्जेक्ट। कहा ना कि एक ही वर्ब के भाई दो विभिन्न ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो भाई देखो यहाँ पे दो विभिन्न ऑब्जेक्ट मिल गए कि नहीं मिल गए? दोनों क्वेश्चन करने, एक व्हाट क्वेश्चन करने पे और दूसरा whom क्वेश्चन करने पे, दोनों क्वेश्चन करने पे हमें क्या मिल गया? दो ऑब्जेक्ट मिल गए भाई हमको। ठीक है, तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि जब एक वर्ब के दो ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं। ठीक है, चलो अब फाइंड द ऑब्जेक्ट्स। भाई इन सेंटेंसों में हमको ढूंढने क्या है? तो भाई हमको इन सेंटेंसों में अब फाइंड ऑब्जेक्ट फाइंड करना है। करो भैया फाइंड, इतना आसान तरीका बता दिया यार,
कुछ नहीं करना, क्वेश्चन क्या करना है, व्हाट इज अ बुक। चलो देखो, ही इज रीडिंग अ बुक, व्हाट रीडिंग, व्हाट रीडिंग अ बुक, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। कितना आसान है रे, बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा है अब तो हम सारे जितने भी सेंटेंस मिल जाए दुनिया के सब हम लोग क्या कर देंगे, तुरंत सॉल्व कर देंगे भाई, क्योंकि हमको उसकी नस पकड़ में आ गई है। ऑब्जेक्ट जो होता है ना, जैसे हम लोग एक बचपन में गेम खेलते हैं, कौन सा, छुपन छुपाई खेलते हैं ना, उसमें क्या होता है कि बाकी देखो जो नादान होते हैं, जिनको समझ नहीं होती, वो तो जल्दी ढूंढ लेते हैं उन लोग को हम, है ना, लेकिन जो थोड़े वैसे दिमाग वाले होते हैं वो क्या ऐसी जगह छुप जाते हैं, ऐसी जगह छुप जाते हैं कि मिलते ही नहीं है। अब भैया अब हमको उनकी एक नस पकड़ में आ गई, क्या नस पकड़ में आ जाती कि अरे यार ये यहाँ छुप सकता है, ये यहाँ छुप सकता है, तो हम सबसे पहले वहीं ढूंढते हैं जाके। उसी प्रकार ऑब्जेक्ट में भी है। अभी तक ऑब्जेक्ट क्या होता था, बहुत छुपता था, कहीं इस सेंटेंस के बीच में, कहीं वर्ब के बीच में, कहीं और अदर वर्ड के बीच में, कहीं भी छुप जाता था। लेकिन अब हमको उसकी भी नस पकड़ में आ गई कि भाई ये कहाँ छुपेगा, तो हम वर्ब के साथ व्हाट और whom का क्वेश्चन करने लगे, तो जो आंसर मिला वही ऑब्जेक्ट। चलो अगला देख लेते हैं फिर इसी बात पे। द टीचर टॉट इंग्लिश, टीचर टॉट क्या है, वर्ब, व्हाट टॉट क्या पढ़ाता है, इंग्लिश, तो वर्ब इंग्लिश क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट। आया, हुआ क्लियर। चलो इधर देख लेते हैं। आई लव माई फादर, मैं अपने माता और पिता से प्यार करता हूं, किससे प्यार करता हूं, मैं अपने माता पिता से, तो भाई ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। इसमें सॉरी, लव में हमने क्वेश्चन किया व्हाट, क्या प्यार करता हूं, पता नहीं चला कुछ, लेकिन दूसरा भी तो है हमारे पास, जब एक से नहीं पता चला तो दूसरी नस है मेरे पास, जब एक नस काम नहीं कर रही तो मेरे पास दूसरी नस आ गई, तो उसको काम किया, वूम लव भैया, फादर एंड, यहाँ पे एंड है यार, गलती से ए लिख गया था, फादर एंड मदर, तो भाई इस पे वूम क्वेश्चन करने पर हमको आंसर क्या मिला, फादर एंड मदर, तो हमारा ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। वाई डिड ही बीट यू, वाई डिड ही बीट यू, उसने तुम्हें क्यों मारा है, ये तो लिखा है ना, वह तुम्हें क्यों मारता है, तो भाई सॉरी क्या लिखा है, वह तुम्हें क्यों मारता था, भाई बताओ क्यों मारता था, भाई ये हमारी वर्ब है ना। अब इसमें क्वेश्चन करते किसे मारा, तुम्हें, तो तुम्हें मतलब यू, यू क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट। बीट में हमने क्या क्वेश्चन किया, वूम, है ना, ये तो करेंगे। अगर व्हाट कर देंगे तो भाई कुछ और ही बन जाएगा, क्या मारा, है ना, समझदार हो तुम लोग। आगे देखो, तो इसलिए इसमें क्या करेंगे, वूम बीट, तो भैया यू तुम्हें मारा, किसे मारा, तुम्हें मारा, व्हाट ना करना, गंदी बात नहीं करते। बर्ड्स सिंग इन द ट्री, बर्ड्स सिंग इन द ट्री, चिड़िया पेड़ पर गाती हैं, भाई क्या गाती हैं, पता नहीं, किससे गाती हैं, पता नहीं, कुछ बताया ही नहीं गया कि क्या गा रहे हैं, किससे गा रहे हैं, तो भाई इसमें नो ऑब्जेक्ट, नो ऑब्जेक्ट, ठीक हो गया क्लियर, क्योंकि इसमें हमने व्हाट का भी क्वेश्चन किया और वूम से भी क्वेश्चन किया, लेकिन हमको इसका आंसर नहीं मिला। तो भैया जब आंसर ना मिले, साफ साफ उसमें बोला था हमने कि जब आंसर ना मिले तो उस सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके चलो अगला देख लेते हैं। द टीचर टॉट अस इंग्लिश, टीचर टॉट अस इंग्लिश, भाई वर्ब के साथ क्वेश्चन कर दो फटाफट, कुछ सोचो ना समझो तो फटाफट। टीचर टॉट अस इंग्लिश, क्या पढ़ाता है, इंग्लिश पढ़ाता है, तो ये भी ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ऑब्जेक्ट। अब मेरे दिमाग में एक बात फिर से आई कि हमने प्रोनाउन जब पढ़ा था तो उसमें बोला गया था कि जो मी, अस, यू, हिम, हिज, हिम, हर, देम, ये जो वर्ड होते थे ऑब्जेक्ट का काम करते थे, तो यहाँ भाई अस आ गया। अब अस कह दो, लेकिन इसमें तो ऑब्जेक्ट इंग्लिश को बना दिया, तो अब अस को क्या करेंगे, तो भाई एक क्वेश्चन बचा है वो भी करके देख लो। वूम किसे पढ़ाते थे, भैया हमें पढ़ाते थे, तो जब हमें पढ़ाते तो भाई ये भी हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, है ना, सिंपल। तो हो गया क्लियर कि ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, ये दो क्वेश्चन करने पर जो आंसर मिल जाए बस वही ऑब्जेक्ट। आंख बंद करो, आंसर जो मिले आंख बंद करके उस पर टिक कर दो कि भैया ये ऑब्जेक्ट है। अब बाकी भैया ये तुम लोग के लिए, घर के लिए, अभी ये तुम लोग करोगे, चाहे इसका स्क्रीनशॉट लो चाहे इसको नोट कर लो, इसको तुम्हें बनाना है, ठीक है। चलो
हो गया समाप्त, आगे देखो।